अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के वीलॉग में हम सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करेंगे ज़ीशान भट्ट और उसके कंप्लीट पैनल को, जिसने कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल की और सब लोगों के दिल जीत लिए और एक हैवी मार्जिन के साथ उन्होंने अपनी सारी सीट्स जो हैं वो सिक्योर की। तो जब आपको हैवी मार्जिन मिलता है तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो भी बहुत हैवी है। तो हैवी जिम्मेदारी को निभाने के लिए उम्मीद है कि आपने ऑलरेडी तैयारी भी की होगी और कुछ सजेशंस हैं मेरी तरफ से। सजेशंस में जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको लाइक कर लें, इसको सब्सक्राइब कर लें और देन इसको सबके साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अब स्टार्ट मैं करता हूँ। सबसे पहले जो कैंडिडेट इलेक्शन विन नहीं कर सके, सबसे पहले मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगा कि वो लोग, अब इलेक्शन ख़त्म हो गया है, अब लेग पुलिंग सब लोग छोड़ दें। डिफरेंट जो बहाने हैं उनको छोड़ दें कि क्यों हारे, किस वजह से हारे, किसने साथ दिया, किसने साथ नहीं दिया। बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि अब सब एक हो जाएं और सब लोग जो पार्टी जिसने इलेक्शन जीता है उसको 100% सपोर्ट करें ताकि जो आगे इश्यूज ऑलरेडी चल रहे हैं और जो आगे आइंदा आने वाले इश्यूज हैं उनको बेहतर तरीके से रिजॉल्व किया जा सके। और इसके बाद मैं सजेशन दूंगा, जो करंट हमारा पैनल जीता है आरआर ग्रुप, ज़ीशान भट्ट और उसकी कंप्लीट टीम को, कि सबसे पहले एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि सारे ग्रुप्स जो हैं वो एक हो जाएं और ये एक डीएचए की कम्युनिटी बन जाए और वो सारे इश्यूज सब लोग मिलकर डिफरेंट सजेशंस बाकी दोस्तों से भी लें और उनको बेहतर तरीके से compete करें, बेहतर तरीके से पेश करें और उसका सोल्यूशन निकालें। नंबर 2, जो आप लोग अपनी आर्बिट्रेशन कमेटी बनाएं वो ऐसी बनाएं कि बेस्ट डिस्प्यूट मैनेजमेंट हो, ताकि जो डिस्प्यूट्स आपस में कुछ डीलर्स के चल रहे हैं और कुछ पार्टीज के साथ चल रहे हैं वो भी बेहतर तरीके से रिजॉल्व हो सकें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग अपनी कमीशन को कैसे सिक्योर करें। जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है तो ट्रांजैक्शन की जाती है कि आप लोगों को कुछ अर्निंग होगी, कुछ सेविंग होगी, तो सारा कुछ होने के बाद आपका कमीशन सिक्योर नहीं होता। सिर्फ सर्टिफिकेट इशू कर देने से कमीशन आपका गारंटी नहीं होता। तो इसका कोई ऐसा फॉर्मेट बनाएं कि जब बाकी ड्यूज और बाकी फाइल सबमिट होती है तो उसके साथ आपका पे ऑर्डर भी सबमिट हो जाए ताकि आप लोगों की जो कमीशन है वो भी गारंटी हो जाए। और इसके बाद जो डीलर्स हैं इनके लिए कुछ एजुकेशन के लिए सेमिनार्स अरेंज किए जाएं ताकि जहाँ पे कुछ लूप होल्स हैं हमारे एंड के अंदर, हमारी कम्युनिटी के अंदर, तो वो उनको हम दूर कर सकें ताकि जब वो लोग डीएचए में जाएं, जब वो ट्रांसफ़र के लिए जाएं, जब वो बाकी कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करें तो वो बेहतर तरीके से इंटरेक्ट कर सकें, तो उसमें फिर इश्यूज कम आएंगे। उसके बाद उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डाटा माफिया जो है इसको कैसे मैनेज करना है। डाटा माफिया ने इस वक्त बहुत सारे जो दोस्त हैं उन लोगों की जो मेहनत है उसके ऊपर पानी फेर देते हैं। होता क्या है कि आप मेहनत कर रहे होते हैं, उसको हो सकता है उसके पीछे आपकी 1 माह की वर्किंग हो, 2 माह की वर्किंग हो, 1 हफ्ते की वर्किंग हो, बट उसमें जब मेच्योरिटी का टाइम आता है तो लोग नंबर जो है वो उसके नंबर क्या पूरी स्ट्रिप के ऊपर लोग कॉलिंग स्टार्ट कर देते हैं और आप उनको ऑफर्स भी आपको कम देते हैं और उनको ज़्यादा देते हैं जो जिनके नाम के ऊपर प्लॉट होता है ताकि वो डील को सिक्योर कर सकें। लेकिन जिस बंदे ने पीछे 1 माह से 2 माह से मेहनत की होती है अल्टीमेटली उसको कुछ भी नहीं मिलता और बाज़ औक़ात ये होता है कि डाटा माफिया को भी कुछ नहीं मिलता क्योंकि उसकी प्राइस चेंज हो जाती है। सो उसके लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि डाटा जो रिलीज होता है वो भी डीएचए से रिलीज होता है, डीएचए के साथ बैठ के उसको सिक्योर करें कि भाई ये यहाँ से रिलीज ना हो। और जब जो बंदा डाटा मारता है उसके लिए कुछ रूल्स डिफाइन करें कि या तो सबके लिए अलाउ कर दें तो या सबको बिल्कुल सबके लिए बैन हो जाए ताकि इसको कोई यूज ना करें। और इसके बाद जब हम देखते हैं कि आज से 1.5 साल पहले आप देखेंगे टैक्सेस से पहले की पोजीशन डीएचए की ट्रांजैक्शन 125 150 डेली की ट्रांजैक्शन हो रही थी। आज ट्रांजैक्शन जो है वो अराउंड 8 9 10 की रेंज में आ गई है। तो जब ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम इतना कम हो गया है उसके पीछे 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि हमने टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, गवर्नमेंट ने कुछ, डीएचए ने ड्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, डीएचए ने कुछ चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, ट्रांसफर फीस बढ़ गई, मेंबरशिप फीस बढ़ गई, ओवरऑल ट्रांजैक्शन की कॉस्ट इंक्रीज कर गई कि अब इन्वेस्टर जो है उसके लिए कुछ बचा ही नहीं।
इन्वेस्टर आगे कैलकुलेट करता है कि मैं एक प्लॉट लूंगा और फिर बेचूंगा, तो लेने और बेचने की कॉस्ट इतनी हैवी हो जाती है कि वो उसकी सेविंग क्या उसके पल्ले से चले जाते हैं। सो इसलिए उसका इंटरेस्ट जो है वो जीरो हो जाता है। तो इस केस के अंदर कि हम कैसे, मकसद तो यह है कि डीएचए ने भी पैसे अर्न करने हैं और हमने भी पैसे अर्न करने के लिए, ऑब्वियसली हमारी ये फील्ड है, तो हमने सारी सजेशंस भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से देनी है कि विन विन पोजीशन कैसे आएगी। तो अगर डीएचए अपने कुछ ड्यूज को रिड्यूस करे, गवर्नमेंट अपने कुछ टैक्सेस को रिड्यूस करे, और जो डीलर्स हैं वो देन उसके बाद इसके ऊपर एफर्ट करें और अपने जो कस्टमर्स हैं उनको कन्विंस करें, तो हम बहुत बेहतर तरीके से मार्केट को रन कर सकते हैं और उधर से ट्रांजैक्शन जनरेट होगी, डीएचए को भी ज्यादा पैसा मिलेगा और जो डीलर्स हैं वो भी खुशहाल होंगे। अब इसके अंदर जो ऑलरेडी जब ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रही थी, तो उस वक्त जो टाइम कंज्यूम किया जाता था, समझ आती थी कि भाई डीएचए को भी प्रैक्टिकली ज्यादा मैन पावर रिक्वायर्ड है। तो अगर सपोज 150 ट्रांजैक्शन है, तो 150 ट्रांजैक्शन के लिए अगर हम उसे 3 दिन का टाइम या 7 दिन का टाइम किसी एक प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड था, तो अगर ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम 10 पर आ गया है, तो फिर वो जो 7 दिन का टाइम है वो 1 दिन पे आना चाहिए था। तो टाइम स्पैन तो आज भी वही है। तो क्यों डीएचए पुश करता है कि आप लोग जाएं और इसको एग्जेक्टिव में जमा कराएं और अर्जेंट ट्रांसफर कराएं और सुपर एग्जेक्टिव में जाएं, जब आपकी ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम ही कम हो गया, तो फिर आप लोग मतलब असूलन तो जब आपके ऊपर लोड कम हो गया है तो फिर एफिशिएंसी बढ़ जानी चाहिए। तो हमारी एफिशिएंसी तो पहले से भी नीचे चली गई है कि जो ऑलरेडी डेट आपको मिली हुई होती है उस डेट पर भी आपको ड्यूज नहीं मिलते, बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो इन चीजों को भी एड्रेस करने की जरूरत है ताकि दोनों हाथ से ताली बजे और चीजें बेहतर तरीके से आगे चल सकें। ये चीजें जाएंगी टाइम मैनेजमेंट के मद में। देन इसके बाद वो दोस्त जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट हुए हैं जिस भी वजह से, तो उनका केस भी टेकअप करें और उन लोगों को भी ऑब्वियसली मौका मिलना चाहिए। और इसका भी कोई ऐसा वे आउट होना चाहिए कि जो लोग ब्लैक लिस्ट होते हैं उसकी भी प्रॉपर तरीके से कोई स्क्रूटनी हो। बाद का ब्लैक लिस्ट जो है वो मतलब रीजन तो पीछे होती है, बट वो कोई इतनी सॉलिड रीजन नहीं होती कि उसका कोई और वे आउट भी किया जा सकता है। आप उनको लाइक कोई नोटिस दे सकते हैं, उसमें कोई ऐसा तरीका कर रखें कि फर्स्ट नोटिस हो जाए, सेकंड नोटिस हो जाए। अगर कोई स्टिल उसके बाद किसी ऐसी चीज में पाया जाता है या किसी ने कोई बहुत बड़ा कोई फ्रॉड किया है, तो ऑब्वियसली ब्लैक लिस्ट होना चाहिए। बट अगर किसी ने फ्रॉड नहीं किया और छोटी मोटी चीजों की वजह से आप उसको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, तो ये चीजें ठीक नहीं है। इनका भी कोई और वे आउट होना चाहिए जिससे हम उसको एड्रेस कर लें। फिर जो डीलर्स हैं जब ये डीएचए में एंटर होते हैं, हम लोग मेंबरशिप फीस जो है डीएचए की रजिस्ट्रेशन फीस है, वो तो लास्ट जब एसोसिएशन थी तो वो 10,000 थी। तो 10,000 के ऊपर भी ये कहा गया था कि ये ज्यादा है, हम इसको कम कराएंगे, जो कि कम होते होते 25,000 हो गई। बट आज 25,000 भी है, तो उसके अगेंस्ट जो आपको डीलर कार्ड इशू होता है, उस डीलर कार्ड की क्या वर्थ है। जब आप जाते हैं डीएचए में तो आपको आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है। क्यों आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है? जब आपका डीलर कार्ड एग्जिस्ट करता है, अगर उस डीलर कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है तो फिर आप रजिस्टर क्यों वहां पे हो रहे हैं? अगर आपने आईडी कार्ड ही दिखा के जाना है तो विदाउट रजिस्ट्रेशन भी आप आईडी कार्ड दिखाकर जा सकते हैं। तो इस चीज को भी आप टेकअप करें, उनसे डिस्कस करें और या इसका कोई अल्टरनेट वे आउट निकालें कि जब हम पेमेंट भी कर रहे हैं और वहां पे अगर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट जनरली लोगों को इस चीज के ऊपर इशू होता है कि डीलर के साथ प्रॉपर तरीके से बर्ताव नहीं किया जाता। बाज़ वक़्त कस्टमर के सामने भी उनके साथ बदतमीजी की जाती है, जो कि किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई बंदा कोई किसी डीलर्स की तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसका भी कोई ऐसा वे आउट होना चाहिए कि ऑन द स्पॉट कोई ऐसी चीज डिस्कस नहीं होनी चाहिए। उसको नोटिस इशू किया जाए या वो आर्बिट्रेशन कमेटी को या जो डीएचए की एसोसिएशन है उसको रेफर किया जाए, वहां से एक केस टेकअप हो और वहां से फिर उसका जो भी रिजल्ट निकले उसके अकॉर्डिंगली उसको थ्रू कर दें। इसके बाद ऑलरेडी आप सब दोस्तों के नॉलेज में होगा कि डीएचए ने ड्यूज एंड चार्जेस काफी ज्यादा बढ़ा दिए हैं और वो बढ़ाकर बैक डेट से अप्लाई किए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये भी बैठ के चीजें डिस्कस कर लें, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को ये नहीं पता कि चार्जेस इतने बढ़ चुके हैं और ये बैक डेट से सारे अप्लाई हो रहे हैं, जो कि नॉर्मली बैक डेट से एप्लीकेबल नहीं होते। तो इस तरह बहुत सारे लोगों की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो लिटिगेशन में जा रही हैं। तो इसमें भी एक अवेयरनेस लेकर आए और डीएचए की तरफ से भी, चूंकि ना किसी को कोई ईमेल गई ना किसी को कोई मैसेज गया
और ना ही किसी ने किसी को पोस्टल एड्रेस के ऊपर कोई नोटिस भेजा कि हमने अब ये चार्जेस इतने से इतने इंक्रीज कर दिए और यहाँ बैक डेट से अप्लाई कर रहे हैं। तो जब कोई ट्रांजेक्शन करता है और वो प्लॉट बेच देता है, बेचते वक्त उसको आइडिया नहीं होता मेरे ड्यूज कितने होंगे। जब वो एनडीसी अप्लाई करता है तो नॉर्मली आप तकरीबन 21 डेज के बाद जब उनको मिलता है, अगर उसका साइड प्लान नहीं बना हुआ, तो जब उनको ड्यूज मिलते हैं तो वो उनके लिए शॉकिंग न्यूज़ होती है और फिर वहाँ से लिटिगेशन स्टार्ट हो जाती है। पहला स्टेप तो उनका ये होता है कि वो डीलर से लड़ते हैं, जबकि डीलर का तो उसमें कोई लेना देना नहीं है। सेकंड स्टेप ये होता है कि वो डीएचए में जाते हैं, फिर डीएचए बात सुनता नहीं है। और थर्ड फिर चॉइस यही रह जाती है कि वो कहते हैं जी हमने ये प्लॉट बेचना नहीं है, जबकि ऑलरेडी एडवांस पकड़ा होता है, चीज़ें लिटिगेशन में चली जाती हैं। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि जो करंट इस वक्त ज़ीशान भट्ट साहब की जो पैनल है, वो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, और इसके अलावा भी जो कोई इश्यूज हैं ऑब्वियसली आपके नॉलेज में भी होंगे, कुछ और दोस्तों के नॉलेज में भी होंगे, तो उन इश्यूज को टेकअप करें और बाकी सारे दोस्त उनको सपोर्ट करें इसके अंदर, चूंकि सबकी सपोर्ट के बगैर ये चीज़ें हल नहीं होंगी, ये इश्यूज हल नहीं होंगे। और इस सारे सिनेरियो में डीएचए को भी ये बताने की जरूरत है कि जब तक डीएचए के डीलर्स आपके साथ नहीं खड़े होंगे तो आपकी भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी। 99% ट्रांजैक्शन जो है वो डीलर ही करता है, तो डीलर के थ्रू ही होती है। आप चेक कर लें कि प्रॉपर्टी एक्सचेंज कितने % ट्रांजैक्शन कर रहा है और जो रजिस्टर्ड डीलर्स हैं वो कितने % ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और उस सिनेरियो के अंदर जब आप डीएचए के डीलर्स को ज्यादा प्रोमोट करेंगे, आप उनको रिस्पेक्ट देंगे, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। जब आपका बिजनेस बढ़ेगा तो डीलर का भी बिजनेस बढ़ेगा। सो जब ये ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी तो डीएचए का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो जब ये सारा सिनेरियो करने में आपका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और डीलर को भी इंसेंटिव मिल रहा है और रिस्पेक्ट भी मिल रही है, तो फिर ऐसे काम को करने में देर नहीं करनी चाहिए। तो उम्मीद है ये वीडियो जो है वो सबके लिए बेनिफिशियल होगी और आप लोग इसको जल्द अज जल्द इन पॉइंट्स को टेकअप करेंगे और इनके लिए को प्रॉपर लायबल बनाएंगे और सबकी सपोर्ट के साथ इंशाल्लाह ताला इन सारी चीज़ों का कोई ना कोई पॉजिटिव हल भी निकालेंगे।